द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब। समझ में आ गया था खुशबू? द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब। अब हेडिंग डालो द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम दो प्रकार से पढ़ेंगे कि द्रव द्रव विलयन के लिए एक वैसा है। लिखो द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम। द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लिख लिया। लिखो किसी, मेरे साथ लिखते रहो, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में ऐसा करो, बस यही लिख लो। द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का, द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। लिखो पहले से जल्दी से। किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। लिख लिया? सबने लिख रखा? जिन्हें लिख लिया भी ये तुमने? देखो हमने लिया एक, ये क्या लिया खुशबू बाबू? हर बार बीकर लिया मैंने, लेते एक, हमने एक बीकर लिया, ठीक है। अब कह रहा है किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमने इसमें दो घटक लिए, यानी ए व, क्या लिया हमने? ए व बी, दोनों हमने क्या लिए? द्रव द्रव लिए, क्योंकि क्या है? द्रव द्रव, दोनों यू क्या हमारा? द्रव, और ये भी क्या भैया हमारा? द्रव। ये तो हमने कल भी लिए थे ऐसे, द्रव द्रव लिए भैया हमने, ठीक है। हमने ए ले रखा है, एक क्या ले रखा हमने? बी। दोनों हमने क्या ले रखे भैया? द्रव द्रव ले रखे। अब जो इनका आंशिक दाब होगा, कल हमने आंशिक दाब के लिए एक चीज लिखी थी ना, लिखी थी, क्या लिखी थी? एक तो पी ए व पी बी होगा। आंशिक दाब क्या होगा बाबू इसका? पी ए व पी बी होगा। कल हमने लिखा था आंशिक दाब, हाँ आंशिक दाब। उसके बाद में हमने एक चीज और लिखनी इसमें, कल हमने मोल प्रभाज भी लिखा था बाबू, परसों से लिखा था। जो इनका मोल प्रभाज है उसे मान लो एक्स ए व एक्स बी। अब बताओ कोई समस्या मुझे? देखो हमने दो द्रव ले रखे ए व बी, जिनका आंशिक दाब पी ए व प्लस पी बी है तथा इनका मोल प्रभाज क्या है? एक्स ए व एक्स बी है। आंशिक वाष्प दाब को पी ए पी बी से नोट करा है, और भैया हमारा मोल प्रभाज को एक्स ए व एक्स बी से नोट करा है, और भैया जो द्रव है वे ए व प्लस बी से नोट करा है। कोई दिक्कत खुशबू बाबू? समीर कोई दिक्कत? हमने ऐसे ले रखा, इनका ऐसा करो, इनमें वह ना लगा के ना, नहीं बस ऐसा करो कि जब हमने इनमें से दो द्रव डाल रखे थे ना, जोड़ेंगी। अब जो हमने यहाँ लिखा है उसे मैं छोटी सी भाषा में लिख दूँ कन्वर्ट करके, कैसे? देखो काला वाला मार लिखो, माना घटक ए का, बताओ, आंशिक
माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, माना घटक ए का आंशिक वाष्प दाब क्या है? क्या है? माना घटक ए का, घटक ए का होगा तो पी ए होगा ना, होगा खुशबू बाबू, अगर घटक ए की बात कर रहे। फिर यही लिखो, माना घटक बी का आंशिक वाष्प दाब कितना होगा समीर? पी भी होगा, कोई दिक्कत भैया। इसी तरह से माना घटक ए का, माना घटक ए का मोल प्रभाज लिख लूँ मैं? मोल प्रभाज क्या होगा खुशबू बाबू? एक्स ए है। माना घटक बी का मोल प्रभाज क्या होगा? एक्स बी है। अभी तो हमने सारी चीज़ वैसे ऐसे देख देख के सारी चीज़ ऐसी की ऐसी लिख दी, कोई दिक्कत भैया। अब हमने क्या लिखा देखो, पढ़ो। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो मुझे तुम बताओगे, अतः राउल्ट के अनुसार, अतः राउल्ट के अनुसार हमने क्या करा? किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयनों के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमें पता है इसमें कितने द्रव हैं, एक द्रव और दो द्रव। अगर मैं ए के लिए लूँ, किसके लिए? अगर मैं ए के लिए लूँगा तो क्या लूँगा? पी ए लूँगा बाबू। अगर मैं ए के लिए लूँगा पी ए लूँगा ना लूँगा? पी ए लूँगा ना लूँगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखियो कि उसने क्या कही कि किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव विलयन का किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है? हमारा समानुपाती होता है। तो हमारा पी ए किसके समानुपाती होगा बाबू? एक्स ए के समानुपाती होगा। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भैया? जब हमारा समानुपाती हटा तो कोई ना कोई तो चिन्ह आएगा, नहीं आएगा ना? बताओ, जब हमारा समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई चिन्ह आएगा। तो मैं पी ए को तो ऐसे का ऐसे रखूँगा, पी ए को तो ऐसे का ऐसे रखूँगा, लेकिन काय का चिन्ह आ जाएगा हमारा? आपके बराबर का आएगा, पी ए नोट आएगा और डॉट क्या आएगा? एक्स ए आएगा। बताओ कोई दिक्कत भैया? समानुपाती की जो समानुपाती हटा उसकी जगह क्या आया? पी ए। देखो क्या है ये? नोट। इसे क्या बोल रहे हैं हम? इसे बोल लेंगे नोट। पी ए नोट पर, यानी पी ए नोट बराबर एक्स ए। बताओ भैया कोई दिक्कत है इससे हद तक? खुशबू बाबू कोई दिक्कत है? पी ए के लिए है, ये किसके लिए निकला हमारा भैया? यानी पी ए के लिए निकला। जब हमारे दो विलयन है तो भैया इसमें दूसरे के लिए भी तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे? जैसे अगर हमने लिखूँ पी बी किसके होगा? एक्स बी के। पी बी समानुपाती एक्स बी के होगा नहीं होगा? जुनेद इधर देख ले भैया, होगा ना समानुपाती? अगर समानुपाती का मैं निशान हटाऊंगा कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा? पी बी। जैसे पी बी है, पी बी तो ऐसी का ऐसी बराबर का क्या आएगा? पी बी नोट और क्या आएगा? एक्स बी। पी बी नोट एक्स बी आ गया भैया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? खुशबू कुछ यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत? अगर मैं तुमसे पूछूं कि कुल वाष्प दाब क्या होगा, कुल वाष्प दाब कितना होगा? कुल वाष्प दाब क्या? कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब को यानी P बराबर कितना क्या लिखना? पी ए प्लस पी बी। कुल वाष्प दाब इतना आएगा नहीं आएगा? कल हमारा इतना आया था नहीं आता? पी तो ऐसे का ऐसे रखो, ए का मान रखो। ए का मान क्या है? पी ए का मान पी ए नोट और एक्स ए। बताओ कोई दिक्कत बाबू? प्लस बीच में क्या करना है? प्लस का ऐसी। पी बी का मान कितना है? पी बी नोट एक्स बी। तो कुल वाष्प दाब कितना आया? कुल वाष्प दाब हमारा इतना है। उतारो से फिर समझो हमारा आराम से, ताल से सारे के सारे है। पहले क्या ताल है? पहले ऐसे तक तुमने ताल लिया, फिर डिब्बा पर ये बनाओ बनाया, उसके बाद में ये घटक लिखो, फिर अतः राउल्ट के अनुसार फिर यू लिखो, फिर यू लिखो, फिर यू लिखो। हाँ देखो क्या कही उसने? द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। किसके लिए? द्रव द्रव विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के क्या होता है? हमारा समानुपाती होता है। हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने द्रव ए डाला और द्रव क्या डाला हमने? बी। जो देख रही है, जिनका आंशिक वाष्प दाब हमने क्या मानना? पी ए व प्लस पी बी मानना। जिनका मोल प्रभाज एक्स ए व एक्स बी मानना। हमने मोल प्रभाज को पहले एक्स ए और एक्स बी करके पढ़ रखा है, और कल मैंने पढ़ाया था भैया आंशिक वाष्प दाब पी ए प्लस पी बी भी मैंने पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे कल। हमने ये मान लिए
अब भैया मैंने लिख लो कि माना घटक ए का आंशिक वास्तव, घटक ए का आंशिक वास्तव कितना भैया? एक। घटक बी का आंशिक वास्तव क्या होगा? पीबी। घटक ए का मोल प्रभाज कितना होगा? एक्स ए, और घटक बी का मोल प्रभाज क्या होगा? एक्स बी होगा। तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसने किया कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक वास्तव, आंशिक वास्तव क्या भैया हमारा? पी ए, आंशिक वास्तव पी ए समानुपाती है किसके? उसके मोल प्रभाज के, यानी किसी घटक का आंशिक वास्तव उस घटक के मोल प्रभाज के क्या है? समानुपाती, यानी आंशिक वास्तव समानुपाती है मोल प्रभाज के। अब जब ये हमारा समानुपाती का निशान लगेगा तो क्या आएगा यहाँ? पी ए नोट आ जाएगा। तो पी ए तो ऐसी कैसी रखा जाएगा? बराबर पी ए नोट डॉट क्या आ जाएगा? एक्स ए। ये इन दोनों की क्या हो जाएगी? ये दोनों अब काय में है, ये दोनों गुना में है भैया। इसी तरह से पी बी, यानी जब दो द्रव है तो दोनों के लिए निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। पी बी के लिए पी बी समानुपाती एक्स बी, और जब समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा भैया? पी बी नोट आएगा और एक्स बी। अब मैं पूछा लगा कि कुल वास्तव कितना होगा भैया, तो कुल वास्तव बता दोगे? कुल वास्तव क्या? पी बराबर पी ए प्लस पी बी। पी ए का मान कितना भैया? पी ए नोट डॉट एक्स ए। पी बी का मान कितना? पी बी नोट और डॉट एक्स बी। बताओ कुछ समस्या भैया? बस ये द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम यहाँ तक ही था। आगे समझो खुशबू, लिख लोगे बिल्कुल। अब वो अगली हेडिंग डाल लो, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं पूरे नंबर मिलेंगे बिल्कुल। हमारी क्लास में पी सीमा सीमा है, तो सीमा जो है वो बड़ी लिखो राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखो नंबर 1 करके। केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है। हाँ लिखो नंबर 1, यह केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है। यह केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है। नंबर 1 करके लिखो, केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है। नंबर 2, एनटीपी पर दोनों द्रव अवाष्पशील होने चाहिए। एनटीपी पर दोनों द्रव अवाष्पशील होने चाहिए। नंबर 3 लिखो, विलायक में घुलकर संगुणित लो लिख लो तीनों सीमाएं। ये तीन सीमाएं इसकी याद रखियो। लिख ले भैया। हाँ सुकड़ना, संगुणित तथा वियोजित यानी टूटने नहीं चाहिए। समी लिख जाओ बाबू तीनों। जुनेद, खुशबू बाबू लिख लिए। देखो
अगर पूछा राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो राउल्ट के नियम की 3 सीमाएं। नंबर 1 है कि यह केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है। तो राउल्ट का नियम है किन विलयनों पर कार्य करता है? तनु विलयन। बताओगे तनु विलयन क्या रहे? तनु का विलयन क्या रहे? जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, वो तनु विलयन कहलाता है। तो राउल्ट का नियम किन नियमों पर किन पर कार्य करेगा? यह केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है। नंबर 2, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर दोनों द्रव क्या होने चाहिए? अशिल अवाष्पशील होने चाहिए। नंबर 3, विलय विलायक में घुलकर ऐसा ना हो कि वो सुकड़ जावे या ऐसा ना हो वो टूट जावे। विलय विलायक में घुलकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सुकड़ जावे या टूट जावे। विलय विलायक में घुलकर संगुणित का मतलब सुकड़ना तथा वियोजित का मतलब टूटना नहीं चाहिए। ना तो सुकड़ना चाहिए ना ही टूटना चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन है तो राउल्ट के नियम की यानी राउल्ट का नियम फॉलो करेगा। तो राउल्ट के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं? यानी यह केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है। इस तरह समझो जैसे हमें स्कूल उसके लिए जैसे हमें स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता रहे? मूल निवास की, आय प्रमाण पत्र की और पैन का, आधार कार्ड की, इन चीज़ों की जरूरत पड़े ना। इसलिए हमें राउल्ट के नियम को लागू करने के लिए किन किन चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तनु विलयन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, और तीसरा क्या? विलयन सुकड़ना और टूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? अब डाल लो अगली हेडिंग, डाल लो आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, हाँ आदर्श विलयन। आदर्श लिखो, आदर्श विलयन। आदर्श आदर्श विलयन लिखो। जो विलयन प्रत्येक सांद्रता पर ना लिखो, व सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। जो प्रत्येक दशा यानी सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा, आदर्श विलयन कहलाता है। पहले से तालो सारे के सारे लिखो। दो द्रव निम्न, हाँ इसमें लिखो, दो द्रव निम्न अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दो द्रव निम्न अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। लिखो, जब दोनों की संरचना समान हो। नंबर 2, जब दोनों के अणु समान हो। जब दोनों की संरचना समान हो, जब दोनों के अणु समान हो। तीसरा लिख लो, जब दोनों के बीच आकर्षण बल समान हो। जब दोनों के बीच आकर्षण बल समान हो।
लिख लिया? इसके उदाहरण लिख लो, अब इसे एक साथ समझा दूंगा। जैसे बेंजीन में टॉलुइन आदर्श विलयन का उदाहरण है। बेंजीन है। क्या? आदर्श विलयन, जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। अब दो द्रव निम्न अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अगर दो द्रव होंगे तो वे निम्न अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। नंबर 1, जब दोनों की क्या हो? संरचना समान हो, जब दोनों के अणु समान हो। और तीसरा, जब दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी क्या हो? समान हो। तो ये क्या, ये तीनों अगर ये तीनों हो गए तो वो क्या होगा? आदर्श विलयन की पहचान होगी। जैसा राउल्ट के नियम की क्या पहचान थी कि वो होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए, एनटीपी पर दोनों अवाष्पशील होने चाहिए, और तीसरा क्या था उसमें? हाँ, सुकड़ना और टूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से आदर्श विलयन क्या है? जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। अगर मैं कह लगा आदर्श स्टूडेंट किसे कहते हैं? जो स्टूडेंट प्रत्येक पिटाई व छिताई पर स्कूल के सारे नियमों का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श स्टूडेंट कहलाता है। अब चाहे तो तुम्हें कितने ही पीट लो कूट लो, अगर तुम अच्छे हो तो जो यानी स्कूल के नियम का पालन करोगे, जैसे बाल छोटे करके जाओगे अपने, और उसके साथ में क्या, जूते अच्छे से पहन के जाओगे, अपने कपड़े, हाँ, अपने कपड़े अच्छे से करके रखो, तो क्या कहलाएंगे तुम? आदर्श स्टूडेंट कहलाओगे ना कहलाओगे। इसी तरह से आदर्श विलयन है जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर, जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। अब तुम हो, सपोज करो तुम्हें लो, अगर स्कूल के नियम तुम अच्छी तरीके से मानोगे तो तुम्हें क्या कहलाओगे? एक आदर्श स्टूडेंट कहलाओगे ना कहलाओगे, एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे ना कहलाओगे। सेम टू सेम यही है। यानी राउल्ट कौन है? राउल्ट यानी ये यहाँ तो यू राउल्ट है, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए अगर मैं स्कूल लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? फिर तुम आ जाओगे। ठीक है, राउल्ट तो कह रहा विलियनों के लिए, लेकिन अगर स्कूल आ जाएगा तो फिर स्कूल किसे कहेगा? तुम्हारे लिए। तो जो विलियन यानी जो स्टूडेंट प्रत्येक पिटाई व छिताई पर स्कूल के नियमों का पालन करता है आदर्श स्टूडेंट कहलाता है। इस तरह से जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। तो समझ में आएगा आदर्श विलयन क्या रहा है। उसके बाद में दो द्रव निम्न अवस्था में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी दो स्टूडेंट निम्न अवस्था में स्कूल के नियम का पालन करते हैं। क्या करेंगे? जब दोनों की संरचना समान हो, दोनों ही संरचना का समान है, दोनों एक जैसे हो, दोनों बिगड़े हुए हो, है नहीं, क्या होगा? दोनों के अणु क्या हो बाबू? समान हो। दोनों के बीच आकर्षण बल क्या हो? समान हो। तो ये क्या, किसका पालन करेंगे? राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। अब जैसे बेंजीन व टॉलुइन आदर्श विलयन का उदाहरण है, जैसे समीर और राशिद क्या है? आदर्श विलयन का उदाहरण है। लेकिन यही मेरे जुनैद और फरहान किसका उदाहरण है? आदर्श विलयन का उदाहरण है। समझ में आ गया आदर्श विलयन किससे कहते हैं? राशिद, समीर, बाबू समझ में आ गया? जुनैद आगे समझ में? जो विलयन प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन के जो भी द्रव आदर्श विलयन को बनने का उसके 3 नियम हैं। दोनों की संरचना समान हो, दोनों का अणु समान हो, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे बेंजीन टॉलुइन और इथाइल ब्रोमाइड व इथाइल आयोडाइड, ये किसका उदाहरण है बाबू? आदर्श विलयन के उदाहरण है। अब नंबर 2 करके लिखो अनादर्श विलयन। ओए चुप हो जाओ। अनादर्श विलयन लिखो। खुशबू, अगर आदर्श विलयन स्कूल के नियमों को मानने का तो आदर्श विलयन, और जब स्कूल के नियम को राउल्ट के नियम को न मानने का तो कौन सा विलयन कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाएगा। तो लिख लें, जो विलयन राउल्ट के नियम
चुप हो जाओ। जो विलियम राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, जो विलियम राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वह विलियन अनादर्श विलियन अनादर्श विलियन कहलाता है। लिखो, जो विलियम राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता अनादर्श विलियन कहलाता है। जो विलियम राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता क्या कहलाता है वे? अनादर्श विलियन कहलाता है। भाई अगर मानना है तो आदर्श, और जो ना मानना है तो क्या कहलाएगा? अनादर्श विलियन। क्लियर है? आदर्श और अनादर्श विलियन। अब डालो स्तर क्वथनाकी या स्तर क्वाथी मिश्रण। रुक जाओ मैं लिखूँ। स्तर क्वथनाकी, जुनेद लिखो जल्दी। स्तर क्वथनाकी, हाँ क्वथनाकी या स्तर स्थिर क्वाथी मिश्रण। या स्तर क्वाथी मिश्रण। लिखो, दो द्रव का ऐसा मिश्रण सभी लिख लेते ना भैया, जल्दी लिखो। स्थिर क्वथनाकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण, दो द्रव का ऐसा मिश्रण जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है, जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है, जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है, जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है तथा जो दो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के तथा घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होता है, स्तर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। और ऐसे भी लिख लो, तथा ये निचली लेंस निकला में मिला है, दो प्रकार के निचली लेंस के होते हैं, तथा ये दो प्रकार के होते हैं। पहले लिख लो फिर समझूंगा से क्या है। बिल्कुल सारा ध्यान अपना बोर्ड की तरफ ले जाओ। देखो इस तरह समझो, जैसे मैंने एक क्या बनाया खुशबू बाबू, एक मैंने बीकर बनाया, फ्रंट बैठ जा, और मैंने बीकर में दो चीज़ डाल रखी। मैंने बीकर में A प्लस B दो चीज़ डाल रखी। सपोज करो दो द्रव्य डाल रखे या एक दो चीज़ डाल रखी मैंने बाबू। जो A है, जो अगर उबलना शुरू होगा तो 100 सेल्सियस पर होगा, है नहीं।
और जो बी होगा वो कितने सेल्सियस पे होगा? 80 सेल्सियस पे। ऐसा नहीं हमने मानना है भाई, ऐसे भी हो सकता है ए 80 सेल्सियस पे उबला है और बी कितने पे उबला है? 100 सेल्सियस पे। नहीं, हमने इसका कुछ नहीं किया, इससे तो बस हमने क्या मान रखा? ऐसा तो मान रखा। इसे मैं लिख लूँ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जितने तापमान पे क्या हो जाएगा वो उबलना शुरू हो जाए, ठीक है। और इसमें साथ के साथ मैंने क्या लगा रखा, यानी मैंने बर्तन बंद कर दिया, इसमें मैंने साथ के साथ एक लगा रखा, क्या ये बाबू हमारा क्या है? पाइप ना, ये है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। इस समय पता चलता रहेगा कि टेम्परेचर कितना है, बार बार हम निकाल के देखेंगे। तुमने डॉक्टर वाला थर्मामीटर ना देखा, वो निकाल के देखा, उसमें वो आ जाए टेम्परेचर। तो इस तरह से एक थर्मामीटर लगा रखा जो यानी ज़्यादा है उसका तापमान नापेगा। जब भी हमें लगा कि देखते रहेंगे तापमान कितना हो गया। तो भैया दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है तथा जो घटकों के बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, स्तरपाती मिश्रण कहलाते हैं। अब भैया दोनों का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, यानी दोनों का उबलने का क्या है? क्रम अलग अलग है। कोई 80 सेल्सियस पर उबल रहा, कोई 100 सेल्सियस पर उबलेगा, ठीक है, 100 डिग्री पर उबलेगा। अब यानी स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण कहलावे हैं कि हम 2 विलयन डाल रहे हैं, है नहीं। हमने 2 विलयन अगर इसमें डाल लेंगे, ये तो ऐसे विलयन है जिनका टेम्परेचर, सुन जाओ अभी से वो भी तो बनाओ इसमें, वो तो भूल गए हम। ये क्या दे रहे फरहान इसमें हम? यानी इसके नीचे हमने लैंप लगा दिया। क्या कर रहा है इसे टेम्परेचर दे रहा है, तापमान दे रहे हैं। इसे क्या दे रहे हैं हम? हीट दे रहे। अब भैया जब हीट दे रहे तो ये गर्म होता रहेगा, है नहीं। अब इसमें 2 द्रव है, ए व बी है। अब 2 द्रव का ऐसा मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है। अब इन दोनों का तो अलग अलग क्वथनांक है नहीं। लेकिन कोई द्रव, अब कुछ द्रव ऐसे भी रहे हैं जिनका क्या हुआ है? क्वथनांक बराबर रहा है। निश्चित का मतलब है कि अगर मैंने 2 द्रव ऐसे लिए जिन 2 द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है, ये एक तो 80 बोल रहा, एक कितना बोल रहा? 100 पे। लेकिन कुछ द्रव ऐसा आते हैं जिनका क्या होता है? हाँ, जो 100 पे उबलेंगे। है तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के, लेकिन क्या होंगे दोनों? क्या तो 100 सेल्सियस पे उबलेंगे या किस पे उबलेंगे? फिर 80 सेल्सियस पे उबलेंगे। 2 द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनका एक निश्चित क्या होता है? क्वथनांक होता है, नहीं उनका निश्चित क्वथनांक होगा क्या? तो 100 पे उबलेंगे, क्या कितने पे उबलेंगे? 80 पे उबलेंगे। तथा जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। बस सीधी सी बात ध्यान रखो कि जो 2 मिश्रण हमने लिए, हमने अभी तो ऐसे मिश्रण ऐसे वे डाला केस में जो अलग अलग टेम्परेचर होगा, लेकिन स्थिर क्वाथी उन्हें कहवे हैं जिनका अगर हमने 2 अलग अलग घटक लिए ना, वे दोनों क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? उनका फिर समान होगा। दोनों उबलने का क्या होगा? दोनों समान टेम्परेचर पे उबलेंगे। अब मैं लिखा ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं तथा ये क्या प्रकार के होते हैं? हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अब उन्हें 2 प्रकार को लिखेंगे। पहले इसे लिख लो जल्दी से, इसे चित्र को बना लो जल्दी से। क्या? हाँ बना लेते जल्दी से। देखो स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, अगर हम 2 द्रव लेंगे, दोनों द्रव का टेम्परेचर तो अलग अलग होगा, क्योंकि अगर हम पानी डाल लेंगे और पानी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ डाल दें, जैसे अगर सपोज करो तेल डाल दिया, है नहीं, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? दोनों उबलने अलग अलग पॉइंट पे उबलेंगे ना उबलेंगे। लेकिन स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी ऐसा मिश्रण है कि दोनों का क्वथनांक क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। 2 ऐसे द्रव का मिश्रण जिनका एक निश्चित क्या होता है? हमारा क्वथनांक होता है तथा जो घटकों के बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, ऐसे को क्या कहेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब नंबर 1 करके लिखो, उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसे मिटाना भैया, मैं लिखो नंबर 1 करके लिखो, उच्चतम क्वथनांक वाले टेस्ट क्या बजे लोगे तुम आज? 3 बजे टेस्ट। उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण लिखो वाले इनका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होता है
ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक अनादर्श वाले विलयन से बनता है। ओए फ्रांस चुप हो जाओ। ओए चुप, जल्दी से ताल लो। एग्जाम्पल भी है। और एग्जाम्पल के बिना तो दुनिया बेकार है। लिखो जल्दी। हटाओ तो आप इनका क्वथनांक, समीर देखे क्लास तो ना कट रही। इनका क्वथनांक दोनों क्लास तो ना है, दोनों घटकों के क्वथनांक से दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है। ये धनात्मक अनादर्श विलयन से, मेरे साथ साथ लिखते रहो भैया, बनते हैं। एक जो इनके उदाहरण है C2H5OH, लो स्तर क्वथनांकी या स्तर क्वाथी मिश्रण, दो द्रव का ऐसा मिश्रण जिसका एक निश्चित क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब दो द्रव का ऐसा मिश्रण जिनका क्या होता है, एक निश्चित क्वथनांक होता है। क्या होता है, उससे कम टेम्परेचर पे बोलेंगे क्या होंगे, या इससे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी इनका निश्चित क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तथा जो दो घटकों के क्या होंगे, अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते क्या कहलाते हैं, स्तर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब ये क्या प्रकार, ये अनादर्श विलयन द्वारा बनाए जाते हैं। तो पूछे कि स्तर क्वाथी मिश्रण किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो अनादर्श विलयन के द्वारा बनाए जाते हैं। तथा ये क्या प्रकार के होते हैं भैया, ये हमारे दो प्रकार के होंगे। नंबर एक, उच्चतम क्वथनांक वाले स्तर क्वाथी मिश्रण। क्या कह रहा है, देखो इनको क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होता है, ये ऋणात्मक अनादर्श विलयन से बनते हैं। देखो इसमें क्या घटक है, दो घटक है, HNO3 और क्या है हमारा जल। ये दो मिश्रण है, 68% और 32% मिलकर 100% का विलयन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये दो, इनका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होता है। दोनों घटकों के से अधिक का मतलब है कि अगर इसका क्वथनांक, अगर ये 100 डिग्री पर बन रहा है और U 120 डिग्री पर बन रहा, तो इनका क्वथनांक इतना होगा कि ये दोनों अगर U 100 पर U 100 पर U 120 पर बन रहा ना, तो कितना पर उबलेगा, कम से कम 140 डिग्री पर जाकर उबलेगा इन दोनों को मिलाने के बाद। देखो क्या कहते हैं, इनका क्वथनांक दोनों घटकों से क्या होता है, अधिक होता है। अब साथ में इसका है कि न्यूनतम क्वथनांक वाले स्तर क्वाथी मिश्रण, इनका क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से क्या होता है भैया, हमारा कम होता है, और ये धनात्मक अनादर्श विलयन से बनते हैं। जैसे C2H5 और H2O है, 95% और 4.5% है, पूरा 100% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर सपोज करो कि ये दोनों अगर 90 सेल्सियस पर उबलने हैं, तो ये दोनों को मिलाने के बाद कितने पर उबलेंगे दोनों, फिर ये 80 सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, जो न्यूनतम वाले यानी इनका क्वथनांक दोनों घटके क्वथनांक से भी क्या होगा, फिर हमारा कम होता है। तो क्या भैया स्तर क्वाथी मिश्रण समझ में आ गया, क्या हुआ स्तर क्वाथी मिश्रण, दो घटकों का ऐसा मिश्रण, दो द्रव का ऐसा मिश्रण जिनका क्या होता है, एक निश्चित क्वथनांक होता है। पहले तो उनका निश्चित क्वथनांक होगा, फिर ये कितने प्रकार के हो हमारे, दो प्रकार के। उच्चतम क्वथनांक वाले, यानी इनका जो क्वथनांक होगा, जो उबलेंगे ये, इनका क्वथनांक दोनों घटकों से भी क्या होगा, हमारा अधिक होता है। और फिर एक है कि न्यूनतम क्वथनांक वाले, इनका क्वथनांक दोनों घटकों से भी क्या होता है, हमारा कम होता है। बस आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे हम कल को इस टाइम में।